हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का क्लास नंबर 14 है, जिसमें हम लोग नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में जानने वाले हैं। हमारे पास कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है और इनका यूज क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे डिवाइस हैं, जो नेटवर्किंग डिवाइस हैं, जो मोस्टली यूज होते हैं, उसको मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पे हम लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ICNT कॉलेज, और ज्वाइन कर सकते हैं आप ऑनलाइन कोर्स। जो मेन आज का हमारा जो टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइस पे कि कौन कौन सी हमारी डिवाइस है जो नेटवर्किंग में जिनका यूज मैक्सिमम किया जाता है। तो हमारे पास कुछ डिवाइस का नाम यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट जो है हमारा है राउटर, एंड देन उसके बाद हमारा है स्विच एंड हब, एक्सेस पॉइंट, मॉडेम है, उसके बाद NIC कार्ड है, फायरवॉल है, NAS है एंड रिपीटर है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ नेटवर्किंग डिवाइस है। फर्स्ट में जो है हमारा राउटर है, उसके बाद हमारा स्विच है, देन हब, एक्सेस पॉइंट भी हमारा एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका भी यूज देखेंगे हम लोग कहाँ करते हैं और ये कैसे काम करता है। फिर उसके बाद मॉडेम है। मॉडेम हमें लगता है कि आप अगर आज आप वर्किंग में हैं, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो शायद आपने देखा होगा, बट अभी के केस में आपको मॉडेम नहीं मिलेगा। कुछ कंपनियों के अंदर आपको मिलेगा, बट ये नहीं कि मॉडेम मार्केट से जा चुका है, मॉडेम का यूज नहीं होता है। विदाउट मॉडेम आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, वो क्यों हम लोग आगे देखेंगे जस्ट इसी क्लास में। उसके बाद हमारे NIC कार्ड है, जो नेटवर्क इंटर कार्ड होते हैं, जो कि आपके मदरबोर्ड में लगे होते हैं, आपके लैपटॉप में लगे होते हैं, जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, यानी इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं आपके सिस्टम से। देन उसके बाद से जो हमारा है वो है फायरवॉल है। फायरवॉल एक तरह की हमारी सिक्योरिटी होती है। एक आपको यहाँ पे दो तरह के मिल जाएंगे, एक आप सॉफ्टवेयर के थ्रू फायरवॉल मिलता है, यानी एक एप्लीकेशन, एक आपको फिजिकल डिवाइस भी मिलता है फायरवॉल में। ठीक है, आप जब विंडो इंस्टॉल करते हो तो वहां भी आपको फायरवॉल मिलता है, जिसे विंडो डिफेंडर बोलते हैं, वो हमारे फायरवॉल होते हैं। ठीक है, और अब कंपनियों में मैक्सिमम फिजिकल हमारे जो फाइबर होते हैं उसको यूज किए जाते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे इसी क्लास में। देन उसके बाद हमारा है NAS, नेटवर्क स्टोरेज जिसे हम बोलते हैं। ये एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इसका यूज किया जाता है, जो कि बहुत फास्ट होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। इसमें जितने भी हमारे क्लाइंट होते हैं ना, वो सभी हमारे NAS को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को वहां रख सकते हैं, फिर डेटा को वहां से ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारी स्टोरेज की क्षमता होती है काफी ज्यादा होती है। देन उसके बाद से हमारा है रिपीटर, जो कि हमारे जो आप जैसे फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्शन ले रहे हो, या जो आप इंटरनेट की कनेक्शन जो आप अपने घर तक लेते हो, जब उसमें ज़्यादा डिस्टेंस होता है ना, तो हमारे क्या होता है, सिग्नल लॉस होती है, यानी सिग्नल हमारे धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। तो वहाँ पे रिपीटर का यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा सिग्नल है वो लॉस ना हो, कम ना हो। रिपीटर क्या करता है, उसको रीजनरेट करता है हमारे सिग्नल को। ठीक है, तो इसी के बारे में देखने वाले हैं हम लोग अभी जस्ट। तो एक-एक टॉपिक को हम यहाँ से कवर करेंगे। राउटर कैसे काम करता है, देन स्विच, देन हब, उसके बाद हम लोग एक्सेस पॉइंट को देखेंगे, फिर मॉडेम। एक-एक डिवाइस कैसे करते हैं हम देखते चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा राउटर। ठीक है, राउटर को हम बोलते हैं इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। मैं क्लियर कर दूं आपको, राउटर क्या है हमारा, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है। ठीक है, ये हमारे दो डिफरेंट नेटवर्क पे वर्क करता है। कभी भी राउटर का अगर कहीं भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप यूज कर रहे हो ना, इसका मेन काम क्या होता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ना। ठीक है, ये नहीं राउटर के पास क्या होता है, आपका सपोज एक पब्लिक आईपी होती है, इसको आप पब्लिक नेटवर्क बोल सकते हो, पब्लिक नेटवर्क। एंड एक होता है हमारा प्राइवेट नेटवर्क। तो क्या करता है राउटर हमारा, जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क वाले पर्सन है, या जो हमारे पब्लिक नेटवर्क पे जो भी हमारा सर्वर है, या जो भी चीज है, तो हमारे जो राउटर होते हैं इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। पब्लिक से प्राइवेट को जोड़ते हैं, प्राइवेट से पब्लिक को जोड़ते हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क है तो ओनली अगर कोई बात कर सकता है, प्राइवेट प्राइवेट में बात कर सकता है और पब्लिक पब्लिक से बात कर सकता है। बट राउटर क्या करता है,
राउटर हमारा इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा था, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आपको याद हो, पिछले क्लास में हमने देखा था यहाँ पे राउटर के पास हमारे दो एड्रेस है, एक पब्लिक एड्रेस है, एक प्राइवेट एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस हमारे चार प्रकार के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनेमिक। तो अभी हम बस दो ही एड्रेस को लेकर चलते हैं, आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। जब हम लोग आईपी एड्रेस की क्लास करेंगे तो उसमें सभी एड्रेस को हम लोग समझेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे एड्रेस होते हैं और जो हमारे आईपी एड्रेस कितने क्लास में डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, वो सभी चीजें हम लोग प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी सभी के बारे में बात करेंगे उस समय। बट अभी यहाँ पे आप ध्यान दो, ये जो आईएसपी देख रहे हो ये क्या है, पब्लिकली है। यहाँ पे जो हमारे यूट्यूब सर्वर लगे हैं, आईएसपी जुड़ा हुआ कोई यूट्यूब सर्वर है, या हो सकता है किसी इसी आईएसपी पास हो या कहीं अदर दूर हमारा यूट्यूब सर्वर हो, सपोज हमारा यूट्यूब सर्वर है, तो ये पब्लिकली है ना, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। यानी पब्लिकली कोई भी जाके इस यूट्यूब सर्वर को एक्सेस कर सकता है, यूट्यूब को एक्सेस कर सकता है। बट एज मैं एक प्राइवेट नेटवर्क में हूँ और मैं कुछ एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, तो क्या आप उसे एक्सेस कर पाओगे? नहीं। अगर आप प्राइवेट नेटवर्क में हो, अगर आप सेम मेरे नेटवर्क में हो, तो आप उस चीज को एक्सेस कर पाओगे। अगर आप डिफरेंट नेटवर्क में हो तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो राउटर के पास क्या होता है, दो, देखो यहाँ पे दो डिफरेंट नेटवर्क है, एक पब्लिक है, एक क्या है, प्राइवेट है। ठीक है, तो जो प्राइवेट आईपी, देखो जब भी आप राउटर कॉन्फ़िगर करोगे ना, या राउटर जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगे होंगे ना, तो देखना जो पहला उसमें आईपी होता है, यानी अगर 1 है, लास्ट में हमारे 1 ही होते हैं। अगर 1.1 आपका रहेगा तो 2.1 हो सकता है, या 3.1 हो सकता है, या 100.1, जो भी आपके आईपी हो। तो जो पहला आईपी होता है ना, राउटर अपने पास रख लेता है उसे। क्यों? क्योंकि इसी आईपी के थ्रू क्या करेगा, जितने भी आपके यहाँ पे आईपी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, प्राइवेट आईपी, ये आईपी जो रखेगा अपने पास, उसी आईपी के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करेगा। देन जो आईएसपी ने जो आपको राउटर प्रोवाइड किया है या राउटर इंस्टॉल किया है, उसने क्या किया है, आपके एक राउटर को पब्लिक आईपी दिया है कि अगर ये प्राइवेट जितने भी पीसी देख रहे हो ना, अगर कोई भी रिक्वेस्ट करता है, यानी कोई भी पब्लिकली चीज को कोई अगर सर्च करता है, तो राउटर पे फर्स्ट वो डेटा आएगा, देन राउटर क्या करेगा, उसे पब्लिक आईपी के थ्रू पब्लिकली सेंड करेगा। यानी ये पर्सन अगर यूट्यूब सर्च किया तो यहाँ से रिक्वेस्ट हमारे राउटर के पास आएगा। ठीक है, एंड देन राउटर क्या करेगा, अपने पब्लिक आईपी के थ्रू उसे पब्लिकली भेजेगा यूट्यूब सर्वर के पास, देन यूट्यूब सर्वर से रिस्पॉन्स करेगा। क्योंकि प्राइवेट आईपी हमारे पब्लिक वाले लोग नहीं समझते, यानी पब्लिक में जितने भी सर्वर है ना, हमारे प्राइवेट आईपी को नहीं जानते। इसलिए पब्लिकली कोई चीज सर्च करना था, आपको पब्लिक आईपी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम पब्लिक आईपी देते कैसे हैं, तो उसके लिए हमें इसके अंदर नेट को कॉन्फ़िगर करना होता है, जिसे बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो वो चीजें हम लोग आगे क्लास में देखेंगे, और इसको सिस्को पैकेट जैसे के अंदर हम लोग इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, अपने राउटर के अंदर पब्लिक आईपी को हम ऐड करेंगे, क्योंकि कई सारे कंडीशन में आपको पब्लिक आईपी खरीदने पड़ते हैं। देखो प्राइवेट जो आईपी हमारे होते हैं ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसके लिए आपको कोई पेड पैसे नहीं खर्च करने। बट पब्लिक आईपी अगर आपको चाहिए तो आपको पब्लिक आईपी खरीदना पड़ता है, पैसे पेड करने पड़ते हैं आपको, तब जाके आपको पब्लिक आईपी मिलते हैं। ठीक है, तो राउटर का यूज क्यों करते हैं हम, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए। मेन इसका यही काम होता है कि हमारे जो डिफरेंट नेटवर्क है उनको हम आपस में जोड़ सके, वो किसके माध्यम से, राउटर के माध्यम से। क्लियर? और ये भी जो नोट्स आगे जो आपको मैं ऑलरेडी, आप जो पिछले क्लास कर चुके हैं उसका नोट्स मैं फॉरवर्ड कर चुका हूँ, सेंड कर चुका हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पे, एसएनटी कॉलेज पे। देन ये भी जो क्लासेस चल रहे हैं, जितने दो क्लासेस का मैं क्या करूँगा, आपको नोट्स सेंड करता रहूँगा टेलीग्राम पे, प्लीज आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको नोट्स चाहिए तो। ठीक है, तो राउटर भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा मैनेजेबल, एक मैनेजेबल होता है, और एक होता है हमारा अनमैनेजेबल। ठीक है, मैनेजेबल होते हैं जिसके अंदर आप पोर्ट को ऐड कर सकते हो, जिसके सीएलआई मोड को आप एक्सेस कर सकते हो। और अनमैनेजेबल कौन से होते हैं, जिसमें आप अपने पास से कोई पोर्ट ऐड नहीं कर सकते हो, कोई आप उसको सीएलआई मोड में एक्सेस करके उसके कुछ अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हो, वो हमारे होते हैं अनमैनेजेबल।
ठीक है। अभी जो ये देख रहे हो ना, जो अभी ये राउटर आप देख रहे हो, ये हमारे मैनेजेबल राउटर है। इसमें जो पोर्ट दिख रहा है ये ब्लैंक पोर्ट है यहाँ पे। ठीक है। आपके अकॉर्डिंग जो भी इसमें पोर्ट आपको इंसर्ट करना है, इस ब्लैंक पैनल को जो है कवर पैनल को आप उसको ओपन करके रिमूव करोगे और जो भी आपको पोर्ट की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उस पोर्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे आप। ठीक है। और यहाँ पे आपको कंसोल पोर्ट मिलेगा, एक आपको कंसोल पोर्ट मिलेगा। उस कंसोल पोर्ट के थ्रू अपने पीसी में, अगर बात करें डेस्कटॉप में या लैपटॉप में, ऐसे उसको सीएलआई मोड में एक्सेस कर पाओगे और जो भी कॉन्फ़िगरेशन है आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है। तो हमारी एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे बोलते हैं पुट्टी। पुट्टी करके हमारी एक सॉफ्टवेयर आती है जिसके थ्रू क्या करते हैं, मुझे जो हमारे स्विच है या राउटर है जिसको हम सीएलआई मोड को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इस पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली आप इसे सीएलआई मोड को एक्सेस कर पाओगे और जो भी चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो इजीली आप कर सकते हो। बट मैं आपको क्लियर कर दूं, केवल आप मैनेजेबल स्विच में राउटर में सॉरी आप कर पाएंगे। ठीक है। अनमैनेजेबल राउटर में आपको ये परमिशंस नहीं मिलेंगी क्योंकि आपको वहां पे कंसोल पोर्ट देखने को ही नहीं मिलेगा। विदाउट कंसोल पोर्ट आप उसे सीएलआई मोड को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। जब वो एक्सेस नहीं होंगे तो आप उसमें कोई चीज मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे मैनेजेबल और एक होते हैं हमारे अनमैनेजेबल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि राउटर का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, अगर आपके दो डिफरेंट नेटवर्क है या आपके कई सारे नेटवर्क हैं, ठीक है, देखो राउटर में ना जितने भी इंटरफेसेस हैं ना सब पे आप अलग अलग आईपी दे सकते हो। जैसे सपोज आपके पास एक राउटर है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाता हूँ आपको ताकि काफी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो सके। आपके पास एक राउटर है, ठीक है, और यहाँ भी एक राउटर, दो दो राउटर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे समझने के लिए से। ये हमारा राउटर 1 है और ये हमारा राउटर 2 है। क्लियर। इसको मैं क्या किया, सीरियल पोर्ट के थ्रू मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। और इसमें हमें पास एक है फास्ट इंटरनेट का पोर्ट है 0/0 का है और एक है हमारा FA 0/1। सेम लाइक इसमें भी दो है हमारे। ठीक है। यहाँ पे भी दो है। तो इस इंटरफेस पे आप अलग आईपी दे सकते हो, नेटवर्क आईडी दे सकते हो। और जो ये इंटरफेस दिख रहा हो यानी FA 0/0 एंड FA 0/1, इन दोनों इंटरफेस पे आप डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क आईडी दे सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को आप प्रोवाइड कर सकते हो। देन आपकी जो सीरियल पोर्ट है ना, यहाँ से जो आप दो राउटर को यहाँ पे कनेक्ट किए हो, इसमें भी आप अलग नेटवर्क दे सकते हो। तो राउटर के हर एक इंटरफेस पे अलग नेटवर्क होता है। ठीक है। और जितने भी नेटवर्क यहाँ पे आप दोगे ना, सभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो उसमें हमें राउटिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है और राउटिंग प्रोटोकॉल आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। तो उसमें हमारे मोस्टली अगर बात करते हैं, उसमें हमारे लिंक डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड हमारे हाइब्रिड। तो उसमें हमारे कई तरह के टोपोलॉजी जो हमारे प्रोटोकॉल्स है जिसको हम लोग देखेंगे, उसमें प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर हम उसे प्रैक्टिकली करेंगे। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप प्लीज सिस्को पैकेट ट्रेसर आप डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि नेटवर्किंग डिवाइस फिनिश होने के बाद हम जब OSI मॉडल फिनिश करेंगे उसके बाद से टोटली हमारे जो रहेंगे प्रैक्टिकली वे में रहेंगे। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने पीसी के अंदर। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप हमें मैसेज करिएगा, मैं आपको वहाँ से सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि जब आप इंटरनेट से अगर आप न्यू वर्जन जब डाउनलोड करोगे आप, तो वहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है जो कि आपको 28 डेज समथिंग आपको वहाँ पे टाइम मिलते हैं आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद से वो आप उसे ओपन नहीं कर पाओगे या चला नहीं पाओगे अच्छे से, उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा कुछ इश्यू आता है तो प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म करिएगा। मैं आपको सिस्को पैकेट ऐसा आपको प्रोवाइड कर दूँगा और इज़िली आप उसे लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको इश्यू नहीं होगी। क्लियर? तो इसमें हम लोग देखेंगे देखो हमारे जो मैनेजेबल्स होते हैं ना, जो हमारे मैनेजेबल राउटर होते हैं उसके अंदर हम iOS को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। चाहे आपके राउटर हो या स्विच हो, उसके अंदर क्या होता है हमारे iOS होते हैं।
हमारे पास उसके अंदर क्या होता है ओएस, उसको ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मैनेजेबल स्विच होते हैं उसके अंदर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ता है, देन उसमें कई सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं, तब जाके हम उसे यूज़ कर पाते हैं। बट जो आप अनमैनेजेबल जो देखते हो ना, ये आप जो देखते हो सिंपली क्या करना है, आपको मार्केट से खरीद के लाना है, या जो आप आपके जो आईएसपी हैं, जो आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन देते हैं, इज़िली लाएँगे और इंस्टॉल करके आपको लगा के चले जाएँगे। ठीक है? बट जो हमारे मैनेजेबल होते हैं, आप न्यू परचेज़ कर रहे हो एकदम ब्लैंक, तो उसके अंदर आपको आईओएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन करोगे जो आपके कंपनी के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट रहेगी, वैसे आप उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करोगे। जो आपके कंपनी के पास पब्लिक आईपी होंगे, या जो आपकी कंपनी बोलती है, जो प्रोटोकॉल फ़ॉलो करने के लिए बोलती है कि आप कोई ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल फ़ॉलो करो, या आप ईआईजीआरपी फ़ॉलो करो, या रिप फ़ॉलो करो, तो उस कंडीशन में आपको सब चीज़ें फ़ॉलो करना पड़ेंगे, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपके पीसी के अंदर ना सीपीयू होता है, रैम होते हैं, हार्ड डिस्क होती है स्टोरेज के लिए, कूलिंग फैन होते हैं, सेम हमारे जो आपके राउटर है ना, उसके अंदर भी आपको ये सभी चीज़ें मिलती हैं। इसमें भी आपको प्रोसेसर मिलता है, एंड आपको स्टोरेज डिवाइस मिलती है, आपको इसमें हार्ड डिस्क भी मिलते हैं, आपके रैम होते हैं इसमें, ठीक है, आपके पीसी की जैसे। तो हम लोग जस्ट जब हम लोग आईओएस इंस्टॉलेशन जब हम उसमें देखेंगे, तो उस समय देखेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर हमारे जो राउटर है उसके अंदर कौन-कौन से पार्ट होते हैं, और कौन-कौन से उसके अंदर हमारे जो सीपीयू कैसे होते हैं, रैम क्या चीज़ होती है, हमारी जो आईओएस होती है उस किसके अंदर स्टोर होती है, वो सभी चीज़ें देखेंगे हम लोग। जब हम लोग आईओएस इंस्टॉल करेंगे तब। देन उसमें हम दोनों चीज़ें देखेंगे, आईओएस को इंस्टॉल करना यानी ओएस को इंस्टॉल करना, एंड उसका बैकअप लेना। ये बहुत मेन होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, देन उसका बैकअप लेना। ठीक है? ओके। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है स्विच। स्विच बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस है, अगर बात करें तो बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस है। इसीलिए मैक्सिमम कंपनियों में ना अभी अगर बात करें हब की ना, तो हब मार्केट से जा चुका है, कंपनियों से भी बिल्कुल जा चुका है। अभी जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं ना, वो हमारे स्विच यूज़ होते हैं। ठीक है? जो हमारे स्विच होते हैं ना, हमारे डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। डेटा लिंक लेयर के अंदर हमारे 2 सब लेयर होते हैं। एक होता है हमारा एलएलसी, और एक होता है हमारा मैक, जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर पे वर्क करता है। ठीक है? इसीलिए मैं बोलता हूँ नेटवर्किंग डिवाइस के बाद जो आपकी क्लास चलेंगे ओएसआई मॉडल के चलेंगे, क्योंकि जो भी आप नेटवर्किंग डिवाइस रखोगे ना, ये ओएसआई मॉडल के किसी न किसी लेयर पे वर्क करते हैं। जो भी नेटवर्किंग डिवाइस देखो, ओएसआई मॉडल के किसी एक लेयर पे क्या करेंगे, वो वर्क करते रहते हैं। कोई ना कोई एक लेयर फॉलो करेंगे ही करेंगे। ये तो ओएसआई मॉडल बहुत ही बोले तो इम्पोर्टेंट है जो नेटवर्क इंजीनियर के लिए, और ये आपको 100% आने चाहिए। ठीक है? तो स्विच क्या होता है? स्विच इंटेलिजेंट क्यों है? ये हम समझ लेते हैं फर्स्ट। एक तो स्विच के अंदर आपको मैक्सिमम पोर्ट मिल जाते हैं कंपैरिजन हब के, और अगर आप मैनेजेबल, इसमें भी हमारे मैनेजेबल स्विच होते हैं, और एक होता है हमारा अनमैनेजेबल स्विच। जब आप कम प्राइस पे देखो, अभी ये हमारे जो है अनमैनेजेबल स्विच है। अब इसके आप नाम पे मत जाना कि ये सिस्को का है तो मैनेजेबल है, ये टीपी लिंक है तो अनमैनेजेबल है, नहीं। टीपी लिंक में भी आपको मैनेजेबल मिलते हैं, एचपी के जो हमारे स्विच आते हैं उसके भी अंदर भी आपको मैनेजेबल मिलते हैं। ठीक है? बट आपकी वहाँ पे कॉस्ट का डिफरेंट होता है। जो हमारे मैनेजेबल स्विच होते हैं वो महँगे मिलते हैं। अनमैनेजेबल स्विच होते हैं हमारे उसकी प्राइस कम होती है। जो हमारे मैनुअल स्विच होते हैं ना, वहाँ पे आपको यहाँ पे कंसोल पोर्ट एक्स्ट्रा आपको अलग से दिए रहेंगे यहाँ पे, कंसोल पोर्ट। और जो हमारे अनमैनेजेबल होंगे ना, उसमें के अंदर आपको कंसोल पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओनली आपको ऐसे नंबर 1, 2, 3 जितने भी, अगर सपोज 16 पोर्ट का तो 16 पोर्ट मिलेंगे आपको, 24 पोर्ट है तो 24 पोर्ट मिलेंगे, या जितने भी इससे प्लस आप पोर्ट ले उतना ही पोर्ट मिलेंगे। बट अगर बात करें मैनेजेबल स्विच की, तो आपको जितने पोर्ट हैं तो उसमें से आपको अलग से 2-3 पोर्ट मिलेंगे, जिसके आपको एवीएक्स पोर्ट रहता है, कंसोल पोर्ट होते हैं, ठीक है? तो जिसमें हमारे कंसोल पोर्ट दिए होते हैं वो आपके मैनेजेबल स्विच होते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं लेयर 2 पे, डेटा लिंक लेयर पे हमारा वर्क करता है, इसके अंदर हमारे 2 सब लेयर होते हैं, एलएलसी और मैक।
तो इसमें बात करते हैं काम कैसे करता है। जैसे स्विच में अभी क्या होता है, स्विच में अगर एक पीसी पे आप एक पोर्ट पे अगर एक पीसी कनेक्ट कर दी एंड दूसरे पोर्ट पे आपने दूसरे पीसी कनेक्ट कर दी, तो क्या करता है ना, ऑटोमेटिक इस पीसी का जो मैक एड्रेस होता है, जिसे बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा और अपने अंदर एक टेबल जनरेट करता है जिसे बोलते हैं एआरपी टेबल। ठीक है, 2 टेबल जनरेट करता है, एआरपी एंड आरएआरपी। क्लियर। इसके बारे में डीपली और देखेंगे हम लोग जब स्विचिंग प्रोटोकॉल जब हम लोग क्लास करेंगे, तो उसमें देखेंगे और डीपली कि हमारे स्विचिंग प्रोटोकॉल्स में हेरिकल मॉडल क्या है और इसको हम कैसे देख सकते हैं कि टेबल कैसे जनरेट किया है, कैसे हमारे मैक एड्रेस को ऐड करता है वो। ठीक है, तो क्या करता है, फर्स्ट जितने भी आप पीसी यहाँ पे कनेक्ट करोगे ना, उसके मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है और यहाँ पे एक टेबल जनरेट कर लेगा सभी पीसी का। देन अगर आप कोई डेटा सेंड करते हो तो इजीली उस पोर्ट को आइडेंटिफाई करता है और चेक करता है। एक तो पोर्ट को कन्फर्म करेगा, फिर आपके मैक एड्रेस को कन्फर्म करेगा और आईपी एड्रेस अगर आप इसे प्रोवाइड किए तो आईपी एड्रेस को भी आइडेंटिफाई करता है। तो इसमें कई सारी सिक्योरिटी लेयर होती है, हमारे आईपी एड्रेस को भी आइडेंटिफाई कर रहा है, पोर्ट को भी आइडेंटिफाई कर रहा है, देन हमारे मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। तब फाइनल डिसीजन लेने के बाद जो हमारे पीसी के पास डेटा सेंड करते हैं उसके पास इजीली डेटा सेंड करता है, ये डेटा का ब्रॉडकास्ट नहीं करता है एंड हमारे बैंडविड्थ जो होते हैं उसको भी ये डिवाइड नहीं करता है। बट जो हमारा हब होता है ना, वो बैंडविड्थ को भी डिवाइड कर देता है। क्लियर। तो इसको हम लोग ये 3 लेयर में इसको डिवाइड करते हैं, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड कोर लेयर। ठीक है, तो हेरिकल जो हमारे हेरिकल मॉडल है उसमें हम लोग देखेंगे स्विचिंग प्रोटोकॉल में इसको कैसे काम करते हैं, इसका यूज कैसे होता है। देन उसके बाद से जो हमारा है वो है हमारा हब। हब और स्विच में यहाँ पे दोनों आपको अभी अंतर समझ में आ जाएगा। ये हमारा हब डिवाइस है। ठीक है, इसमें आपको कंपैरिजन स्विच के आपको इसके अंदर कम पोर्ट देखने को मिलेगी और ये क्या करता है, हमारे जो इसमें पीसी कनेक्ट होते हैं उनके अंदर कोई भी सिक्योरिटी, यानी नॉर्मल बात करते हुए फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। यानी जो आपके ओएसआई मॉडल है उसमें जो फिजिकल लेयर होता है, यानी फिजिकल कनेक्शन पे केवल ओनली ये वर्क करेगा। यानी सपोज आपने यहाँ पे 4 पीसी यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, 4 पीसी कनेक्ट कर दिए और मैं पीसी का यहाँ बना देता हूँ ए बी सी एंड डी। ठीक है, अभी हमारे पास 4 पीसी है। अगर सपोज ए के पास कोई डेटा है, अगर वो बी के पास सेंड करना चाहता है तो वो डेटा हमारे डी के पास भी जाएगा और सी के पास भी जाएगा। यानी क्या करता है, अब हमारे डेटा का ब्रॉडकास्ट कर देता है। यानी जितने भी पोर्ट में ना पीसी कनेक्ट रहेंगे ना, सबके पास डेटा भेजेगा, जितने भी पीसी कनेक्ट रहेंगे। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो क्या है, एक तो मेरा डेटा सिक्योर नहीं रहा। ठीक है, एंड फर्स्ट इसमें कोई सिक्योरिटी वार्निंग नहीं है, कोई हमारे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन नहीं रख रहा है, ना ही कोई डेटा वो कर रहा है कि हम स्पेशली इसी पीसी के पास सेंड करें। जैसे हमारे स्विच कर रहे हैं, वो अपने अंदर क्या कर रहा है, एआरपी और आरआरपी टेबल जनरेट कर रहा है, जिसके थ्रू हमारे मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस को और पोर्ट को आइडेंटिफाई करके फिर उस पर्टिकुलर पीसी के पास डेटा सेंड कर रहा है। बट हब के केस में ऐसा नहीं है। देन और इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो सपोज आपने एक बैंडविड्थ कनेक्शन लिया है जो कि 200 एमबीपीएस का है, तो क्या करेगा, जितने भी बैंडविड्थ सबको डिवाइड कर देगा। यानी सपोज यहाँ पे 4 पीस है ना, तो डिवाइड करके बैंडविड्थ देगा। यानी 50 एमबीपीएस इसको देगा, फिर 50 एमबीपीएस इसको देगा, 50 एमबीपीएस इसको एंड 50 एमबीपीएस इसको। बैंडविड्थ को भी डिवाइड कर देता है। अगर आपको 200 एमबीपीएस के बैंडविड्थ आ रहा है तो सबको डिवाइड करके प्रोवाइड करेगा। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज की बात अगर यही करें तो एक तो हमारे डेटा का ब्रॉडकास्ट कर रहा है जिसकी वजह से हमारा डेटा सिक्योर नहीं रहे, एंड जो हमारे बैंडविड्थ आ रहे हैं उसको क्या करे, वो डिवाइड कर दे रहा है हमारे पीसीओ में। अगर 10 पीसी है तो इसको और डिवाइड कर देगा, 20 कर देगा। ठीक है, और हमारे ना ही हब के पास कोई अपना एड्रेस होता है और ना ही हमारे स्विच के पास कोई अपना नेटवर्किंग ना ही कोई नेटवर्क एड्रेस होता है। ठीक है, आपके मैं आपको क्लियर कर दूं फिर से, जो आप यहाँ पे देख रहे हो
ये जो आप हब देख रहे हो एंड स्विच, ये दोनों हमारे नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। और इन दोनों के पास अपना कोई एड्रेस नहीं होता है। ये एड्रेस कहाँ से रिसीव करते हैं? जो राउटर प्रोवाइड करता है ना आईपी एड्रेस, उसी आईपी एड्रेस को ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनका खुद का कोई अपना एड्रेस नहीं होता है, ना ही हमारे स्विच के पास होता है, ना ही हमारे हब के पास होता है, ठीक है। इन दोनों के पास अपना कोई आईपी एड्रेस नहीं होता है, कोई एड्रेस नहीं होता है। ये जिस राउटर के साथ कनेक्ट रहेंगे उसी राउटर को क्या करते हैं, आईपी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनके पास अपना कोई एड्रेस नहीं होता है। क्लियर? देन उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा एक्सेस पॉइंट। ये मैक्सिमम बात करें तो इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है एक्सेस पॉइंट से, एंड मैक्सिमम कंपनियों के अंदर ये यूज भी किए जाते हैं एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट कई तरीके से यूज किए जाते हैं, कई जगह पे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे कैसे यूज कर सकते हैं देखते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। अभी सपोज आपकी एक कंपनी है, यहाँ पे मैं आपकी कंपनी डिजाइन कर देता हूँ, और इसमें सेम लाइक मैं जैसे पिछले क्लास में किया था वैसे फ्लोर वाइज इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक राउटर का कनेक्शन यहाँ पे हमने टॉप फ्लोर पे लगाया है यहाँ से, और यहाँ से स्विच से सभी हम लोग क्या किए, सभी डिपार्टमेंट के यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया सभी पीसी को, एंड सेम लाइक हमने क्या किया यहाँ पे। बट हमारे जो ये फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। जो हमारे फर्स्ट फ्लोर है ना, उसमें कुछ जो पीसी है, कुछ लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, जिसको आपको वायरलेसली कनेक्ट करना है। बट जो राउटर आपके उससे डिस्टेंस ज्यादा है, या आप राउटर से कनेक्ट नहीं हो जाते हो, अगर आपको वायरलेसली यहाँ पे अलग आपको यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क अगर आपको बनाना है, तो वहां पे आप एक्सेस पॉइंट का यूज करोगे। इसलिए क्या करना है आपको, सिंपली जो आपके स्विच है, स्विच के पोर्ट से केबल को आपके एक्सेस पॉइंट में इंसर्ट कर देना है, ठीक है। अब वहां पे आप वायरलेसली उस एरिया में जितने भी आपके लैपटॉप स्मार्टफोन है इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं। तीन एक तरीके से और यूज करते हैं इसका। सपोज मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। एक कॉलेज है जिसका कैंपस बहुत बड़ा है, ठीक है, और किसी भी एक ऑफिस में आप बोल सकते हो, आप किसी एक डिपार्टमेंट में यहाँ पे हमारा राउटर लगा हुआ है, और इस राउटर से जैसे आप कैंपस बहुत बड़ा है, सपोज 500 मीटर से भी डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है ये, और आप इस लास्ट में आप यहाँ पे कोई वन पर्सन यहाँ पे खड़ा है, आप चाहता है कि जो मैं इंटरनेट को एक्सेस करके यूज कर सकूं, तो काफी ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से आप इस चीज को यूज नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि हम एक ही नेटवर्क रहे, हमारा सभी चीज एक ही नेटवर्क रहे, एक ही नेटवर्क में सभी पीसी या सभी लोग हमारे कनेक्ट रहे, तो वहां पे आपको क्या करना है, एक्सेस पॉइंट का यूज करना पड़ेगा। यानी आप इसमें जो हमारे पोर्ट रहेंगे उसके थ्रू आप केबल कनेक्ट करिए, और जहां भी हमारे नेटवर्क वीक हो रहे हैं वहां पे आप एक्सेस पॉइंट वहां पे इंस्टॉल कर लीजिए। इन चीज जिधर भी हमारे एरिया में हो रहे हैं उस एरिया में एक्सेस पॉइंट आप इंस्टॉल कर। अब हमारे सेम नेटवर्क रहेंगे और आप किसी भी कोने में रहेंगे इस कैंपस में, इस तो आपको इजीली अच्छे स्पीड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट का इसलिए मैं बोला कि कई मल्टीपल जगह पे मल्टीपल तरीके से यूज करते हैं इसका। क्लियर? एक्चुअली मैं आपको बोला था वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, बट आज संडे था तो ऑफिस आना पॉसिबल नहीं हो सका, तो मैं आपको सेंड नहीं कर पाया उस चीज को। मैं टुमारो कोशिश करूंगा कि आपको क्रैम्पिंग का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है। और मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, हमारे जो फिजिकल डिवाइस है उसमें कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा अभी चीजें। तो ऐसे घर अगर मैं अपने घर से करूँ तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैं ये डिसाइड किया हूँ कि टुमारो आपको मंडे को ये चीजें, या जब आपका नेक्स्ट क्लास चलेंगे फिर से फ्राइडे सैटरडे संडे, तो फ्राइडे में मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करूंगा अच्छे से, ठीक है। ये हमारा एक्सेस पॉइंट है। देन उसके बाद आता है हमारा मॉडेम। नेटवर्क में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोई यूज होता है, अभी भी यूज करते हैं हम मॉडेम का। विदाउट मॉडेम आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। मॉडेम हमारे कैसे काम करते हैं, मॉडेम हमारे मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर पे वर्क करते हैं। अब मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर क्या है,
देखो बिना मॉडेम को हम तो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, तो 100%। ठीक है, मॉडेम भी हमारे एक तरह का नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। कैसे, उसके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे मैं एक और डायग्राम लिया हूँ यहाँ पे आपको इजीली समझाने के लिए। यू कैन सी दिस। देखो, जो आपका पीसी होता है ना, कंप्यूटर, वो आपके डिजिटल सिग्नल यानी क्या, बाइनरी सिग्नल यानी बाइनरी लैंग्वेज को 0 से 1, यानी जो हमारे बाइनरी लैंग्वेज होता है 0 1, उसको समझता है। और जो हमारा इंटरनेट होता है ना, जो इंटरनेट, वो हमारे एनालॉग सिग्नल को समझता है। ठीक है, तो वहां पे हमारा मैडम क्या कर रहा है, मॉडरेटर और डीमॉडरेटर यानी क्या करते हैं, मीडिएटर के जैसे काम कर रहे हैं। यानी सपोज आप यदि इंडिया से हैं, आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है, आपको अदर लैंग्वेज नहीं आती, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, अगर आप यूपी बिहार से तो आपको भोजपुरी भी आती है। बट अगर कोई यहाँ पे चाइना का पर्सन है, आपको चाइना बिल्कुल नहीं आती, चाइना लैंग्वेज आपको बिल्कुल नहीं आती, चीनी लैंग्वेज नहीं आती, तो आप उससे कम्युनिकेट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। एक कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, जो कि आप उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करा सके, आप दोनों से बातें करा सके। सेम लाइक हमारे ये मॉडेम काम करता है। ये जो दोनों आप यहाँ पे देख रहे हो, जो हमारे पीसी है और इंटरनेट है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को जानते हैं। अब खैर इंसान तो कई सारे लैंग्वेज को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, बट हमारे जो पीसी है उसमें जो हमारे प्रोग्राम किए थे वो हमारे बाइनरी लैंग्वेज समझता है, एंड जो हमारे इंटरनेट है वो एनालॉग सिग्नल को समझता है, एनालॉग लैंग्वेज। क्लियर? तो इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में बात करने के लिए, यानी कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम वहाँ पे यूज करते हैं मॉडेम का। तो जब भी आप अपने पीसी से जब कोई इंटरनेट के लिए रिक्वेस्ट, यानी आपने सपोज फेसबुक सर्च किया अपने पीसी से, तो जो हमारे जो वहाँ से सिग्नल जा रहे हैं ना, वो हमारे बाइनरी सिग्नल यानी डिजिटल सिग्नल होते हैं। तो जैसे हमारे इस मॉडेम के पास जाएगा ना, वो तुरंत उसको आइडेंटिफाई करके चेक करेगा, अरे ये तो हमारे जो सिग्नल आ रहे हैं वो हमारे डिजिटल सिग्नल है, और ये इंटरनेट पे जा रहे हैं, इंटरनेट इसको समझता ही नहीं है। तो फर्स्ट क्या करेगा, उसे एनालॉग सिग्नल में से कन्वर्ट कर देगा, और इंटरनेट पे उससे क्या करेगा, सेंड कर देगा। तो जैसे एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करके सेंड करेगा, इजीली उसे इंटरनेट उसे रीड कर पाएगा, और उसके जो भी क्वेश्चन या जो भी रिक्वेस्ट किया रहेगा, उसको वो रिस्पॉन्स देगा। और जो रिस्पॉन्स वो इंटरनेट देगा ना, वो भी हमारे एनालॉग सिग्नल ही रहेंगे। तो जैसे हमारे मॉडेम के पास आएगा ना, फिर ये सोचेगा वो नो, ये तो जो सिग्नल आ रही है हमारी, वो तो एनालॉग सिग्नल है, बट जो ये पीसी है ना, वो तो डिजिटल सिग्नल समझता है। तो फिर क्या करेगा मॉडेम, उसे कन्वर्ट कर देगा, किसमें, डिजिटल सिग्नल में। देन हमारे पीसी को रिक्वेस्ट मिल जाएंगे। तो जब डिजिटल से एनालॉग में चेंज करते हैं, उसे बोलते हैं हम मॉड्यूलेटर। क्या बोलते हैं उसको, मॉड्यूलेटर। देन हमारे जब एनालॉग से जब हमारे डिजिटल में चेंज होते हैं, उसे बोलते हैं हम डीमॉड्यूलेटर। यानी जब आपके पीसी से कोई डेटा जा रहा है और यहाँ पे जो हमारे जो मॉडेम इसको कन्वर्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, एंड जो हमारे इंटरनेट से हमारे मॉडेम के पास आ रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो अभी आप बोलो कि आपकी कंपनी के अंदर तो मॉडेम है नहीं, तो हमारे रिक्वेस्ट कैसे जा रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे अभी जो एनआईसी कार्ड आ रहा है, एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटर कार्ड बोलते हैं, इस कार्ड के अंदर आपको मॉडेम चिपसेट में आपको मिलते हैं, इनबिल्ट रहते हैं आपके चिपसेट के अंदर, जिसे हम इंटरनल मॉडेम भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन आपको राउटर के अंदर भी मिलते हैं मॉडेम, कुछ कंडीशन आपके, मतलब अगर आप बात करें तो मैक्सिमम आपके पीसी के जो आप जो इसमें एनआईसी कार्ड देखते हो, उसके अंदर हमारे मॉडेम इनबिल्ट होते हैं, एंड कुछ राउटर के अंदर भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो जो आपके डेटा जो ट्रांसलेट हो रहे हैं, डायरेक्ट आपके पीसी से ही ट्रांसलेट होके जैसे हमारे डेटा जा रहे हैं, ये जब हमें मिल रहा है तो वहीं से ट्रांसलेट होके हमें डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, इसे इंटरनल मॉडेम या बोल सकते हैं, या चिपसेट भी मॉडेम बोलते हैं। तो ये ना सोचो कि मॉडेम का यूज नहीं होता है, मॉडेम का यूज होता है, बट वो अभी इनबिल्ट जो आपके चिपसेट में है, जो आपके एनआईसी कार्ड है उसके अंदर है। क्लियर?
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो भी नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, एक एक करके प्लीज आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब आपके क्लास ओवर होंगे तब तक ये आपके फुल नोट्स हो चुके रहेंगे। समथिंग 400 पेज के टोटल आपका नोट्स क्रिएट हो जाएगा। एज आपके लाइफ टाइम आप इसको यूज कर सकते हो, कभी भी आपको कोई डाउट होती है तो इजीली आप उससे क्लियर कर सकते हो अपने डाउट को। ये देखो हमारे इसके बाद हमारे है नेक्स्ट है वो एनआईसी है, नेटवर्क इंटर कार्ड, ठीक है। ये आपके पीसी के अंदर लगे रहते हैं। ये पीसी के अंदर आप लगाओगे तो ही आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे। अपने पीसी के अंदर आप इंटरनेट यूज कर पाओगे। अगर आपके पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर अगर एनआईसी कार्ड नहीं है, नेटवर्क इंटर कार्ड नहीं है, तो आप इंटरनेट नहीं यूज कर पाओगे, आपके पीसी के अंदर इंटरनेट नहीं वर्क करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो देख रहे हो इस पोर्ट को, मैं यहाँ पे काफी ओल्ड टाइप का एनआईसी कार्ड लिया हूँ। ये हमारे कोक्सियल केबल के लिए यूज होते हैं, जिसमें हमारे बीएनसी कनेक्टर इसमें लगते हैं, ठीक है। एंड जो ये आप पोर्ट देख रहे हो ये हमारे RJ45 पोर्ट है। RJ45 बोल सकते हो आप, लैन पोर्ट भी बोल सकते हो इसे आप, या आप इथरनेट पोर्ट भी बोल सकते हो आप इसे। कई लोग कई तरीके से इसको बोलते हैं, कई लोग इसे लैन पोर्ट बोलते हैं, RJ45 पोर्ट भी बोलते हैं, इथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है। तो आपके जो पीसी के अंदर अगर एनआईसी कार्ड नहीं है, या आपके लैपटॉप के अंदर नहीं है, या खराब हो गया, तो आप उससे उसके उसके बिना और उसकी मदद के बिना आप इंटरनेट को यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपके पीसी के अंदर सपोज आपके पीसी के अंदर एनआईसी कार्ड है बट फिर भी आपका इंटरनेट नहीं वर्क कर रहा है, आपको चेक करना है कि आपका एनआईसी कार्ड खराब है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो। तो उसके लिए कमांड आता है, एक आईपी आती है जो कि उसको आप रन करोगे ना, तो इजीली अगर वो पिंग कर रहा है, यानी 4 पैकेट उसमें सेंड होते हैं, अगर 0% लॉस हो रहा है, यानी जो आपके चारों पैकेज इजीली सक्सेसफुली सेंड हो जा रहे हैं, तो आपके जो एनआईसी कार्ड है वो सही है। देन अगर वो पिंग नहीं कर रहा है, आपके पैकेट लॉस हो रहे हैं, तो आपके उस कंडीशन में एनआईसी कार्ड को आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको आईपी प्रोवाइड करूंगा कैसे आपको चेक करना है आईपीडीएस के क्लासेस में, क्लियर। देन उसके बाद से हमारे हैं फायरवॉल। देखो फायरवॉल दो तरीके से मिलते हैं, एक आपको सॉफ्टवेयर का मिल जाएगा और एक आपको फिजिकल आपको डिवाइस मिलते हैं। बट मोस्टली अगर बात करें ना, तो कंपनियों के अंदर आपको फिजिकल डिवाइस ही मिलेगा। बट अभी आपके पीसी के अंदर भी फायरवॉल होते हैं, आप अपने कंट्रोल पैनल में जाके वहां से चेक कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, आप कंट्रोल पैनल में आपको जाना है यहाँ से, और यहाँ से विंडोज डिफेंडर फायरवॉल में जाना है, ये आपके फायरवॉल है, ठीक है। आप यहाँ पे इनेबल लेंगे, अगर आप चाहते हो डिसेबल करना तो यहाँ से आप डिसेबल भी कर सकते हो, यहाँ से आप इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पीसी के अंदर बाय डिफॉल्ट रहते हैं, विंडो आपको प्रोवाइड करता है, विंडो जो आपके हैं आपको प्रोवाइड करते हैं फायरवॉल, ठीक है। और उस कंडीशन में आपको अगर कंपनी में जब वर्क कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे फायरवॉल फिजिकली मशीन को भी यूज करना पड़ता है, ये बड़ी कंपनी अगर आपको डेटा सेफ रखना है तो, ठीक है। अभी तो मैं अगर बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो अभी हमारे वर्क हो रहे हैं सभी क्लाउड कंप्यूटिंग हो रहे हैं, फिर भी कुछ कंपनी सिक्योरिटी पर्पज के लिए फायरवॉल को यूज करती हैं कि जो हमारे अननेसेसरी जो अनवांटेड जो पैकेज है, या अगर कुछ वायरसेस है, या कोई अननेसेसरी पर्सन हमारे अदर ट्रैफिक से अगर हमें एक्सेस कर रहा है, तो उसे फायरवॉल इजीली ब्लॉक कर सके। देखो सिंपल सा है इसमें, फायर फायर मीन्स क्या होता है, आग, वॉल मीन्स क्या होता है, दीवार। मतलब आग का एक ऐसा दरवाजा, एक ऐसा दीवार है कि जो हम पैकेट जो रिक्वेस्ट करते हैं बस वही पैकेट हमें मिलता है। अदर अनवांटेड अगर कोई हमारी चीज अगर हो रही है या हमारे इंटरनेट के अंदर आ रही है, तो उसको उसी फायरवॉल में उसको ब्लॉक करता है, यानी वहां से अंदर आने ही नहीं देता है। जैसे कि एग्जांपल कर दें, अगर आप किसी अगर आप टाउन में नेटिव में रहते हो, गांव में रहते हो, तो वहां पे आपको स्टैंड होते हैं, बाइक पार्किंग होते हैं, इसको बोलते हैं पार्किंग, बाइक पार्किंग। और गांव में उसको बोलते हैं स्टैंड, बोलते हैं बाइक स्टैंड, साइकिल स्टैंड या कार स्टैंड, ठीक है। और बड़े-बड़े शहरों में पार्किंग लॉट होते हैं, जहाँ पे आप मॉल में अगर जा रहे हो तो वहाँ पे आपके पार्किंग होते हैं, आप जाते हो वहाँ पे कार पार्क करते हो, और आपको इजीली एक पर्ची या कुछ आपको मिलता होगा, आप कार पार्किंग के आपके कुछ भी एक रसीद मिलते होंगे, रिसिप्ट कोई मिलता होगा।
तो जब आपको वापस आना है तो आपको उस रिसीप्ट को आपको दिखाना होता है कि हाँ ये हमारी गाड़ी है, हमने पार्क किया है। सेम लाइक आप अगर किसी गाँव में अगर आप रहे हो तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे छोटे-मोटे स्टैंड होते हैं, बाइक स्टैंड होते हैं, साइकिल स्टैंड, यानी इसको आप बाइक पार्किंग, साइकिल पार्किंग भी बोलते हैं। तो आप जहाँ पे अगर पार्क करते हो ना तो आपको एक छोटी-सी पर्ची दी जाती है, ठीक है? तो आप जाते हो, अपना जो भी काम करना होता है इज़िली कर लेते हो, फिर जब वापस आते हो तो वो पर्ची दिखानी थी, आप पर्ची लो, फिर आप कहते हो ये हमारी साइकिल है या ये हमारी ये बाइक है या ये हमारी कार है। तो इज़िली आप उसे रिसीव करो और वहाँ से जाते हो। सेम लाइक जब यहाँ से हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं ना, तो जो हमारे पैकेट होते हैं ना, सपोज़ यहाँ पर हमारी पीसी है, मैं यहाँ से डायरेक्ट समझाता हूँ आपको, और पीसी से हमारी रिक्वेस्ट गई। जो हमारी यहाँ पे जो रिक्वेस्ट यहाँ से जो हम जा रहे हैं ना यहाँ पे, तो फायरवॉल क्या करेगा, उसके अंदर कोई कुछ ऐसा टैग, एक उसके अंदर टैग लगा देगा कि ये जो हमारी रिक्वेस्ट आ रही है, ये हमारी है, ये हमारी पैकेज है। अगर रिटर्न हमें मिलती है, तो अगर उसके अंदर वो टैग या वो पर्ची अगर मिलती है, तो हम उसे अंदर आने देंगे। अगर वो नहीं मिलती है, तो हम इस पैकेट को अपने अंदर नहीं आने देंगे। यानी ये कोई अननेसेसरी पैकेट है, जो हम रिक्वेस्ट नहीं किए हैं, वो दूसरा कोई हमें मिल रहा है। तो अननेसेसरी जो हमारे नेटवर्क जो हमारे बग या बोले तो ट्रैफिक जो आती है, उसको क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। ठीक है, फायरवॉल का कई तरह का यूज है। एक तो हमारे पैकेट को फ़िल्टरिंग करता है, ब्लॉक करता है। देन आप अगर आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर बहुत सारे यूज़र्स ऐसे वर्क कर रहे हैं, आप चाहते हो कि कुछ इसमें जो यूज़र्स हैं, जो अननेसेसरी वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं या कुछ अदर चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, जो आपको मेन काम है उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप फायरवॉल के थ्रू जो हमारे अदर वेबसाइट हैं, जिसको आपको यूज़ नहीं करना, उसको ब्लॉक कर सकते हो। तो इसमें आपको कई तरह के ऑप्शन मिलते हैं। इसका भी इंस्टॉलेशन मैं आपको बताऊँगा, जो कि पालो अल्टो फायरवॉल है। इंस्टॉलेशन बताऊँगा और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं यहाँ पे हिंट कर दूँगा। ठीक है? तो आप इज़िली अपने पीसी के अंदर पालो अल्टो को इंस्टॉल करके जो वीएमवेयर के अंदर आप इसे प्रैक्टिकली वे में देख सकते हो और सीख सकते हो। क्लियर? देन अगर बात करें हम नेक्स्ट जो है हमारा, वो है NAS, जिसे हम नेटवर्क स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है? ये आपकी NAS है, जो आप फिज़िकली अगर परचेज़ करते हो ना, तो ये आपके NAS है। इसके अंदर क्या है, जो भी ये स्लॉट देख रहे हो ना, ये हमारे हार्ड डिस्क के स्लॉट है। यहाँ पे देखो आप, इसमें सभी हमारे हार्ड डिस्क लगे होते हैं। ये काफ़ी फ़ास्ट होता है। एक कंपनी के अंदर अगर आपको डेटा स्टोर करना है ना, अगर बहुत सारे यूज़र हैं, डेटा स्टोर करना चाहते हैं, डेटा वहाँ से लेना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा आपके लिए ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप NAS को इंस्टॉल कर दो। अगर आपने NAS इंस्टॉल कर दिया, तो इसमें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज होते हैं। NAS के अंदर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज होते हैं। ठीक है? तो इसमें आप बहुत सारे डेटा को रख सकते हो और इज़िली आप उसे एक्सेस कर कर पाओगे आप, और उसमें डेटा को रख सकते हो। ये काफ़ी फ़ास्ट होते हैं। तो डेटा स्टोर के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है NAS हमारे लिए। इसे आप एक नेटवर्क में भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो अदर नेटवर्क में इसे एक्सेस करें, तो इसे आप अदर नेटवर्क में भी एक्सेस कर सकते हो NAS को। ठीक है? और NAS का भी इंस्टॉलेशन हम लोग देखेंगे क्लासेस में, कि NAS को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसे कैसे एक्सेस करते हैं। तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं कि हम NAS को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे या कैसे होगा ये चीज़ें। तो आपको बिल्कुल ये डाउट नहीं होना है, ना ही आपको टेंशन लेना है। ये सभी इंस्टॉलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है? पालो अल्टो फायरवॉल और NAS। तो इज़िली आपको फिज़िकल डिवाइस इतनी कॉस्टली आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अगर कोई अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का अगर पीसी है, तो इज़िली आप उसके अंदर NAS इंस्टॉल करो और आपके जितने भी स्टोरेज के लिए रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ पे हार्ड डिस्क कनेक्ट करो और इज़िली अपने डेटा को स्टोर करो। ठीक है? अगर आप ये फिज़िकल डिवाइस खरीदने जाओगे ना, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं आपके डिवाइस, काफ़ी कॉस्टली। आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और इसके प्राइस को भी देख सकते हैं। ओके? एंड जो नेक्स्ट है वो है हमारा रिपीटर। इसका यूज़ कहाँ होता है? तो जब भी आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हो ना, इथरनेट कनेक्शन जो आप लेते हो अपने ऑफिस के लिए, घर के लिए, तो इसका यूज़ क्या करते हैं हम लोग, जो लॉन्ग डिस्टेंस, जो वायर की जो डिस्टेंस अगर ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं रिपीटर का। यानी सपोज़ यहाँ पे हमारा आईएसपी का ऑफिस है और यहाँ पे हमारा एक हाउस है।
हमने यहाँ से कनेक्शन लिया है ISP से, यहाँ पे कोई टावर, सपोज टावर है, टावर से हमें यहाँ पे कनेक्शन दे दिया है, यहाँ पे कोई टावर है, यहाँ से कनेक्शन हमें दिया। बट जो डिस्टेंस है ना टावर से आपके घर की जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, और जिसमें जो केबल यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं उस केबल में हमारे जो सिग्नल है काफी वीक हो जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी डेटा यहाँ से ट्रेवल करेगी, जब लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो डेटा हमारा लॉस होंगे, सिग्नल वीक होगा। तो जहाँ पे हमारा सिग्नल वीक होगा ना वहाँ पे क्या करेंगे हम, रिपीटर डिवाइस जो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। अब जैसे जो हमारे सिग्नल यहाँ पे जो वीक हो रहा था ना उसको क्या करेगा, बूस्ट कर देगा ये, पुनः जितने सिग्नल हमारे आ रहे थे, जितने भी जो हमारे सिग्नल आ रहे थे उसी में वो कन्वर्ट कर देगा, फिर वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। यानी जहां हमारे सिग्नल वीक होते हैं वहां पे हम रिपीटर का यूज करते हैं, इसको क्या करता है वो रीजनरेट करता है, हमारे सिग्नल को रीजनरेट करके फिर आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, अगर यही लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा, आप वहां पे रिपीटर यूज नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो इंटरनेट स्पीड है काफी स्लो हो जाएगी। आप देखे होंगे शायद कि रोड की साइड में जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल होते हैं उसमें जो हमारे फाइबर ऑप्टिक्स केबल के उसमें काले काले से बॉक्स लगे होते हैं, वो हमारे रिपीटर डिवाइस होते हैं। तो रिपीटर का यूज मोस्टली हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो हमारे सिग्नल लॉस हो रहा है उसको हम दोबारा रीजनरेट कर सकें, उस सिग्नल को हम बूस्ट कर सकें। ओके, तो ये कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट डिवाइस है उसको हमने मेंशन किया इसमें। इसके अलावा हमारे बहुत सारे और भी डिवाइस है, ब्रिजेस है, गेटवे है, ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं। ठीक है, तो ब्रिज का अगर बात करें हम नॉर्मल, तो ब्रिज का जो हम यूज करते हैं दो डिफरेंट लाइन को आपस में जोड़ने के लिए। सेम लाइक ब्रिज का आप नाम ऐसे सोचो कि ब्रिज ब्रिज क्या होते हैं। जैसे कि अगर सपोज मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ, यहीं पे मैं आपको हिंट करता हूँ। यहाँ पे दो रास्ते, ठीक है, और रास्ते में एक रिवर है, तो रिवर पर क्या करते हैं हम, एक ब्रिज का निर्माण करते हैं। ये क्या करती है, दोनों रास्ते को जोड़ती है। सेम लाइक हमारे ब्रिज का भी काम है, हमारे पास दो डिफरेंट लाइन है, इधर भी सपोज हमारा एक लाइन है और इधर भी एक लाइन है, तो इसको क्या करेगा, ब्रिज के माध्यम से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। ठीक है, और अगर हम गेटवे की बात करें तो गेटवे आप दो तरह के यूज करते हैं, एक तो आपके राउटर के अंदर बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, एंड आप फिजिकली डिवाइस भी खरीदते हैं, जैसे हमारे फायरवॉल के केस में थे। फायरवॉल हमारे फिजिकली भी मिलते हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी मिलते हैं। वो हमें वेब सर्वर तक ले जाने के लिए यूज करते हैं, जैसे गेटवे का जो हम फिजिकल डिवाइस यूज करते हैं, तो वहां हम उसको यूज करते हैं जहाँ पे हमारे बहुत सारे यूजर्स हैं, जैसे कि आपको वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ यूजर हैं, 2000 यूजर हैं, मतलब मैक्सिमम यूजर जहाँ हमारे हैं, कई सारे वेब सर्वर पे हमें काम करना होता है, तो वहाँ पे हम गेटवे डिवाइस का यूज करते हैं। क्लियर, तो ये हमारे कुछ नेटवर्किंग डिवाइस थे।